Hello and welcome back everyone to this channel Chemistry Classes. Continuing with the solutions of GATE 2016 question paper, in this video I am starting with question number 17, which is ring flipping of the compound in the following conformation leads to. तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आपको एक सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन गिवन है और उसकी आपको चेयर कॉन्फॉर्मेशन दी गई है और आपको क्या कंपाउंड दिया है, ये आपको चेयर बनाई गई है जिसमें OH यहाँ पे इक्वेटोरियल है और अबव द प्लेन है और यहाँ पे आपको Br दिया गया है विच इज एक्सियल एंड अबव द प्लेन और यहाँ पे आपको बनाया गया है CH3 विच इज ऑल्सो एक्सियल एंड अबव द प्लेन। तो अब आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं और आपसे ये पूछा गया है कि जब भी हम इस कंपाउंड की रिंग फ्लिपिंग करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो रिंग फ्लिपिंग के समय जो आपको मेन पॉइंट ध्यान रखने वाले हैं वो क्या है कि जब भी आपकी रिंग फ्लिपिंग हुई है तो आपके क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो पहला जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है रिंग फ्लिपिंग के वक्त वो है कि जो भी आपका सब्स्टिट्यूएंट इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगा होगा वो आपका एक्सियल पोजीशन पर चला जाएगा और जो भी आपका सब्स्टिट्यूएंट एक्सियल पोजीशन पे लगा होगा वो आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे चला जाएगा। जो दूसरा पॉइंट आपको मेन ध्यान में रखना है वो ये है कि जो आपके सब्स्टिट्यूएंट का प्लेन है वो चेंज नहीं होगा। प्लेन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट विल नॉट चेंज। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका सब्स्टिट्यूएंट अबव द प्लेन है तो रिंग फ्लिपिंग के बाद भी वो अबव द प्लेन ही रहेगा, बिलो द प्लेन नहीं जाएगा। और इस बात का लॉजिक भी बनता है बिकॉज रिंग फ्लिपिंग के समय आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है एक पर्टिकुलर सेंटर की वो चेंज नहीं होती है। तो अगर आप किसी भी सब्स्टिट्यूएंट का प्लेन चेंज कर देंगे देन यू आर चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटर। तो इसीलिए आपका प्लेन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन सेम। जो थर्ड पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि जब आपकी रिंग फ्लिपिंग होगी तो आपको फ्लिपिंग दिखनी भी तो चाहिए ना। तो वो कैसे दिखती है, सपोज आपकी रिंग पहले ऐसी थी तो फ्लिपिंग के बाद वो कैसी हो जाएगी, मतलब आपका जो रिंग फ्लिपिंग हुआ है वो आपको दिखना भी तो चाहिए ना कि हाँ आपकी रिंग फ्लिप हुई है। तो वो रिंग फ्लिपिंग के बाद अगर ऐसी थी तो फ्लिप के बाद कुछ ऐसी दिखती है। और फोर्थ पॉइंट और जो सबसे मेन पॉइंट भी है वो आप जिससे अपने ऑप्शंस को कैंसिल कर सकते हैं वो ये है कि अगर आपको यहाँ पे 2 से 3 सब्स्टिट्यूएंट दिए गए हैं तो आप उनकी रिलेटिव पोजीशन चेक कीजिए। आप कई बार ये देखेंगे कि क्वेश्चंस में आपको जो ऑप्शंस दिए रहते हैं उसमें आपको पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ही चेंज कर देते हैं। सब चीजें सही होंगी बट आपकी सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन ही चेंज कर देंगे। तो इसीलिए जो आपको मेन पॉइंट ध्यान में रखना है वो देखना है रिलेटिव पोजीशंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो ये आपके 4 पॉइंट्स हैं। अगर आप इन सबको ध्यान में रखेंगे तो आपको इजीली अपना आंसर मिल जाएगा। तो अभी आप देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर ए है उसमें जो आपका OH है वो आपका लगा तो एक्सियल पे है, जो कि होना भी चाहिए क्योंकि इनिशियली आपका OH इक्वेटोरियल पे था, बट इसमें उसका प्लेन बिलो द प्लेन बनाया गया है। तो इसलिए ए इज नॉट द करेक्ट आंसर बिकॉज वो सेकेंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, आपका प्लेन ऑफ OH इज चेंज्ड। तो इसलिए ए ऑप्शन आपका सही आंसर नहीं है। अगर आप बी ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में फर्स्ट कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी, सेकंड कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई होगी, सभी सब्स्टिट्यूएंट्स का प्लेन सेम है और आपकी थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। आप देख सकते हैं कि जो आपकी रिंग बनाई गई है वो फ्लिप्ड फॉर्म में बनाई गई है और जो आप रिलेटिव पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे वो भी आपकी सही है। तो इसीलिए जो आपका बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और आप सी और डी ऑप्शन भी देखिए, सी ऑप्शन में भी जो आपका OH ग्रुप है उसे बिलो द प्लेन बनाया गया है तो वो सेकंड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसीलिए सी ऑप्शन जो आपका है वो इनकरेक्ट है। अगर आप डी ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में सभी सब्स्टिट्यूएंट्स का प्लेन अबव द प्लेन है तो इसीलिए वो सेकंड पोजीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर आप देखेंगे डी ऑप्शन में एक्सियल का इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल का एक्सियल भी कर दिया गया है तो फर्स्ट कंडीशन को भी वो सेटिस्फाई कर रहा है, फोर्थ कंडीशन को भी वो सेटिस्फाई कर रहा है। जो रिलेटिव पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स है दैट इज सेम, बट जो आपका इसमें ये वाली कंडीशन है कि रिंग फ्लिप ही नहीं हुई है वो कंडीशन इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसीलिए डी भी आपका सही आंसर नहीं होगा। तो रिंग फ्लिपिंग का जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा
तो आपको ये चारों कंडीशंस देखनी होंगी और आपके ऑप्शंस इन कंडीशंस के बेसिस पर ही कैंसिल आउट होते जाएंगे एंड यू विल गेट योर करेक्ट आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the total number of lines expected due to spin-spin coupling of proton with fluorine and deuterium nuclei in the 1H NMR spectrum of the following compound is. तो इसमें आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है जो कि क्या है, ये है. और आपको क्या बोला गया है कि अगर हम इसका 1H NMR स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करते हैं, 1H NMR स्पेक्ट्रा जब आप इसका रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें आपको इस हाइड्रोजन के लिए कितनी लाइंस मिलेंगी. तो पहले तो हमें ये देखना होगा कि इसमें सिग्नल कितना आएंगे. तो ऑब्वियसली वी कैन सी कि इस पूरे मॉलिक्यूल में एक ही हाइड्रोजन एटम है, तो इसलिए आपको 1H NMR में एक ही सिग्नल मिलेगा. अब वो एक सिग्नल स्प्लिट हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कि उसके नेबरिंग में क्या क्या एटम्स आपके लगे हैं. और एक्चुअली यही हमारा क्वेश्चन भी है. अगर आप देखेंगे तो इस हाइड्रोजन के आसपास जो हमारे एक्टिव न्यूक्लियाई लगे हैं वो है हमारा ड्यूट्रियम और एक है हमारा फ्लोरीन. तो इसकी वजह से जो स्पिन स्पिन कपलिंग होगी उसकी वजह से हमारा जो ये एक सिग्नल होगा दैट विल बी स्प्लिट. तो वो हम कैसे निकालते हैं, जब भी हमें देखना हो कि हमारा सिग्नल जो हमारा सिग्नल है वो कितने में स्प्लिट होगा, मतलब अब फाइनली हमें नंबर ऑफ लाइंस स्पेक्ट्रा में कितनी देखेंगी, तो वो हम कैसे निकालते हैं, वो हम निकालते हैं 2ni प्लस 1 मल्टीप्लाई 2ni प्लस 1 मल्टीप्लाई एंड सो ऑन. बेसिकली हमारा जितना भी यहाँ पे एटम्स जो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं जिनकी वजह से भी हमारी स्प्लिटिंग हो सकती है, उन सब का जो कंट्रीब्यूशन होगा उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उससे हमें हमारी नंबर ऑफ लाइंस मिल जाती हैं. तो यहाँ पे जो हमारे एक्टिव न्यूक्लियाई जो दिए गए हैं दे आर फ्लोरीन एंड ड्यूट्रियम. जो फ्लोरीन का न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर होता है दैट इज 1/2 और ड्यूट्रियम का जो आई वैल्यू होती है दैट इज 1. तो अगर आप इस फॉर्मूले में उसे डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सपोज ये यहाँ पे ड्यूट्रियम के लिए है और यहाँ पे फ्लोरीन के लिए है. तो 2 ड्यूट्रियम आपके पास कितना है 1, आई वैल्यू 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 इंटू हाफ प्लस 1. तो ये आपको क्या मिला 3, ये आपको मिला 2 इज इक्वल्स टू 6. तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका नंबर ऑफ लाइंस विल बी 6. यही आपसे पूछा गया है. क्वेश्चन आपका यहीं पे खत्म हो गया है कि आपको जो 1H NMR स्पेक्ट्रा में नंबर ऑफ लाइंस मिलेंगी दे विल बी 6. अब इसमें मैं आपको एक एडिशनल चीज बताना चाहूंगा जो आपको और क्वेश्चंस में हेल्प कर सकती है. वो क्या है, जो आपकी नंबर ऑफ लाइन 6 है, तो पहली बात तो हमें ये जाननी होगी कि जो वो 6 लाइंस है वो सेक्सटेट नहीं है. जनरली हमारे दिमाग में क्या आएगा कि अगर हमें 6 नंबर ऑफ लाइंस मिल रही है तो हमें एक स्पेक्ट्रम में सेक्सटेट दिखेगा, विच इज नॉट द केस. बिकॉज जो हमें 6 लाइंस मिली हैं ये हमें किसी एक पर्टिकुलर एटम की वजह से नहीं मिली है, ये हमें 2 एक्टिव न्यूक्लियाइज की वजह से मिली है. तो इसीलिए जो हमारे लाइंस होंगी दे विल नॉट रिप्रेजेंट अ सेक्सटेट. तो वो होंगी क्या, तो वो क्या होंगी ये हमें पता करने के लिए देखना होगा कि हमारी कपलिंग पहले किससे हुई है. एक्चुअली एक हमारे पास टर्म होती है दैट इज J, जिसे हम बोलते हैं कपलिंग कांस्टेंट. ये हमारा बताता है कि पहले हमारी कपलिंग किससे हुई होगी. अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन से जो ड्यूट्रियम और फ्लोरीन की डिस्टेंस है वो बॉन्ड वाइज हमारी कांस्टेंट है. तो जो हमारा कपलिंग कांस्टेंट होता है हाइड्रोजन और ड्यूट्रियम का और हाइड्रोजन और फ्लोरीन का, इसकी वैल्यू हमें बताएगी कि हमारे स्पेक्ट्रा में जो लाइन दिखेंगी उसका नेचर क्या होगा. सपोज आपका जो हाइड्रोजन ड्यूट्रियम कपलिंग है वो आपकी ग्रेटर है हाइड्रोजन फ्लोरीन कपलिंग से. तो अब क्या होगा, जो हाइड्रोजन का सिग्नल होगा वो पहले ड्यूट्रियम की वजह से स्प्लिट होगा. तो अगर वो पहले ड्यूट्रियम की वजह से स्प्लिट होगा तो यू विल गेट 3 लाइंस. तो पहले आपको 3 लाइंस मिली, फिर हमारा जो हाइड्रोजन फ्लोरीन कपलिंग है उसकी वजह से हमारा ये सिग्नल फर्दर स्प्लिट होगा और वो कितनी लाइंस में होगा, वो होगा फ्लोरीन की वजह से 2 लाइंस में. तो बेसिकली जो आपको पहले 3 लाइंस मिली हैं वो फर्दर 2 में स्प्लिट हो जाएंगी. तो अगर आपका हाइड्रोजन ड्यूट्रियम कपलिंग कांस्टेंट ज्यादा है हाइड्रोजन फ्लोरीन कपलिंग कांस्टेंट से, तो आपको जो स्पेक्ट्रा मिलेगा दैट विल एक्चुअली बी डबलेट ऑफ ट्रिपलेट. दैट विल बी डबलेट ऑफ ट्रिपलेट. और सपोज आपके पास जो कंडीशन है, अगर
जो आपका कपलिंग कांस्टेंट है वो हाइड्रोजन फ्लोरीन का ज्यादा है एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन ड्यूट्रियम कपलिंग, तो आपका जो पहले सिग्नल स्प्लिट होगा वो होगा फ्लोरीन की वजह से। तो इसका मतलब पहले आपको मिलेंगी स्पेक्ट्रम में 2 लाइंस, और जो फर्दर ड्यूट्रियम के साथ कपलिंग की वजह से 3 में स्प्लिट हो जाएंगी। तो इसमें जो आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा वो होगा आपका ट्रिपलेट ऑफ डबलेट। तो इससे हमें ये बात क्लियर हो जाती है कि जो हमारे स्पेक्ट्रम में 6 लाइंस होंगी वो सेक्सटेट नहीं होंगी, वो होंगी या तो डबलेट ऑफ ट्रिपलेट या फिर होगी वो ट्रिपलेट ऑफ डबलेट। अब ये आपका डिपेंड करेगा कपलिंग कांस्टेंट पे। अगर आपसे ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये कपलिंग कांस्टेंट वाली रिलेशन क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगी। पर जो फिलहाल हमारे से क्वेश्चन पूछा गया है उसमें हमें सिर्फ यही बताना था कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस होंगी, तो दैट इज इक्वल्स टू 6। Now the next question is the compound in R configuration is। तो इसमें आपको यहाँ पे ऑप्शंस में 4 कंपाउंड्स दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि इनमें से किसकी कॉन्फ़िगरेशन R कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो अगर आप देखेंगे तो जो यहाँ पे आपको कंपाउंड्स दिए गए हैं दे आर समवॉट मिक्सचर ऑफ स्पाइरो एंड एलीन। तो जो आपको पहले सबसे कंपाउंड दिया गया है वो बनाया गया है ये। ठीक है, ये आपका ए ऑप्शन है। तो पहली बात तो ये ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं इसमें आप देखेंगे इसमें कोई भी काइरल सेंटर नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो कंपाउंड है दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसमें जो रीजन होता है ऑप्टिकली एक्टिव होने का वो होती है काइरल एक्सिस। दे डू नॉट हैव काइरल सेंटर, दे हैव काइरल एक्सिस। एक्चुअली में जो ये कंपाउंड है इसमें जो ये 2 एटम्स हैं, ये जो ग्रुप ऑफ एटम्स हैं ये बेसिकली इन द प्लेन है, और ये जो आपका है ये आपके एक अबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन है। तो इसमें जो कायरलिटी का रीजन होता है दैट इज कायरल एक्सिस एंड नॉट द कायरल सेंटर। अब इन कंपाउंड्स में हम आर और एस कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, तो इसका जो हमारे पास तरीका है वो क्या है, इसमें जो आपके टर्मिनल कार्बन एटम्स हैं इस पे आपको प्रायोरिटी देनी होती है। प्रायोरिटी जो आप देते हैं वो सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग ही देते हैं, लेकिन इसमें आपको मेन बात क्या ध्यान रखनी है कि पहले आप उस तरफ प्रायोरिटी देंगे जिधर आपके दोनों जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम है वो आपका इन द प्लेन बनाया गया है। तो अगर आप इस मॉलिक्यूल में देखोगे ये दोनों एटम्स आपके इन द प्लेन है और इधर आपके अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन है, तो पहले आपको प्रायोरिटी इधर देनी है। और अगर आप सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको पहले प्रायोरिटी 1 इस पे देनी होगी और 2 इस पे देनी होगी, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर से ज्यादा है। तो इसमें आपको चारों एटम्स को एक साथ कंसीडर नहीं करना है, पहले आपको एक साइड के एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स को कंसीडर करना है। तो वो हमने कर लिया, इन द प्लेन वालों को हम पहले प्रायोरिटी देंगे 1 और 2। अब हम आएंगे इधर वाली तरफ, तो इधर भी अगर आप सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी देंगे तो यहाँ पे आपको देना होगा 3 और यहाँ पे आपको देना होगा 4। अब जब आप अपना सर्कल कंप्लीट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3, तो ये जो आपने सर्कल घुमाया है दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो जब भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हमें मिलता है तो हमारे कंपाउंड की कॉन्फ़िगरेशन हम बोलते हैं कि एस होगी। बट यहाँ पे आप देखिए जो आपका लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है दैट इज प्रेजेंट अबव द प्लेन। तो जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन आपने निकाली है उसे आपको रिवर्ट करना होता है और आपका जो एक्चुअल आंसर होता है दैट इज आर। तो इसीलिए इस कंपाउंड की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो आर होगी। और ऑप्शंस में ये क्वेश्चन में हमारे से यही पूछा गया है कि कंपाउंड आर कॉन्फ़िगरेशन वाला कौन सा है, तो हमारा ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर है जिसमें आपकी कॉन्फ़िगरेशन आपको आर मिल गई है। बट हम फिर भी बाकी के ऑप्शंस को देखेंगे। अगर आप बी ऑप्शन को देखेंगे तो बी ऑप्शन में आपको क्या बनाया गया है, बी ऑप्शन में आपको ये दिया गया है, ठीक है। तो इसमें भी अभी हम प्रायोरिटी देने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इसमें प्रायोरिटी देंगे पहले हम इन द प्लेन वाली साइड पे जाएंगे, तो हम यहाँ पे आके क्या देखते हैं कि यहाँ पे हमारा दोनों एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स ही हमारे मिथाइल ग्रुप हैं। तो इसमें हम प्रायोरिटी दे ही नहीं सकते बिकॉज इसमें सीआईपी रूल आप कैसे लगाओगे जब आपका दोनों सब्स्टिट्यूएंट ही आपके बिल्कुल सेम हो गए हैं।
तो इसीलिए इस कंपाउंड में आप आरएस कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकाल सकते। और अगर आप अब ध्यान से देखेंगे तो इस कंपाउंड में यहां पे भी आपके पास मिथाइल ग्रुप है, यहां पे भी आपके पास मिथाइल ग्रुप है, और यहां पे भी आपके पास ये मिथाइल ग्रुप है। तो एक्चुअली इस कंपाउंड में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और वो प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे लाई करेगी? वो प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे लाई करेगी। अगर आप ऐसा प्लेन इस मॉलिक्यूल पे डालते हैं तो ये मिथाइल यहाँ पे एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, और जो ये आपका हाइड्रोजन अबव द प्लेन है ये तो आपके प्लेन से कट जाएगा, और जो आपका मिथाइल ग्रुप बिलो द प्लेन प्रेजेंट है उसमें एक, जैसे जो ये आपका मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे, ये कैसे प्रेजेंट होगा? हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन अबव द प्लेन और एक हाइड्रोजन बिलो द प्लेन, ये अपनी टेट्राहेड्रल ग्रुप ज्योमेट्री में प्रेजेंट होगा। तो जब आप ऐसे प्लेन डालेंगे तो हाइड्रोजन ये वाला तो आपका कट जाएगा, और जो आपका ये मिथाइल ग्रुप है इसका एक CH बॉन्ड तो आप काट देंगे, और जो बाकी के दोनों हाइड्रोजन एटम्स बचेंगे दे विल रिफ्लेक्ट ईच अदर। तो बेसिकली इस पूरे एक मॉलिक्यूल में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल जो हमारा है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल है, और इस मॉलिक्यूल में हम RS कॉन्फ़िगरेशन असाइन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स में, एलीन्स में, स्पाइरो कंपाउंड्स में, जब भी जो हमारे टर्मिनल पे अगर सेम ग्रुप हमारे से आइडेंटिकल एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स 3 है तो उसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, और जो हमारा कंपाउंड है वो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, और उसमें हम RS कॉन्फ़िगरेशन भी असाइन नहीं कर पाएंगे। मतलब कायरल एक्सिस की वजह से ये हमारा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। अगर आप सी ऑप्शन देखेंगे वो भी कुछ ऐसा ही है, इसमें भी आपके टर्मिनल कार्बन एटम्स पे 3 आइडेंटिकल मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो इसीलिए सी ऑप्शन भी आपका, इसमें भी आप RS कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकाल सकते हैं। और अगर आप डी ऑप्शन देखेंगे तो डी ऑप्शन में ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, और डी ऑप्शन आपको क्या दिया गया है? तो इसमें हम R और S कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर सकते हैं, तो हम वही तरीका फॉलो करेंगे। पहले हम उस साइड देखेंगे जिस साइड हमारे एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स सेम प्लेन में प्रेजेंट हैं, और फिर CIP रूल के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी देंगे। तो क्या होगा? 1 2, और फिर हम दूसरी साइड जाएंगे 3 4। तो जब हम सर्कल घुमाएंगे तो ये हमारा क्लॉकवाइज घुमा है, तो हम बोलेंगे कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन R है, बट हम देखते हैं कि जो हमारा लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो फिर से अबव द प्लेन प्रेजेंट है, तो इसीलिए हमारा जो एक्चुअल आंसर होगा वो S होगा, R नहीं होगा। तो इसीलिए जो डी आपका कंपाउंड है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज S, तो इसीलिए दिस इज आल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। तो जो हमारा करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन ए था, जिसमें हमें कॉन्फ़िगरेशन R मिली थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर परफॉर्मिंग द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज। तो इस क्वेश्चन में आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है जो कि है ये। अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस प्रोवाइडेड है उन्हें देखेंगे तो जो आपका ए ऑप्शन है दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सेकेंड नंबर पे आपको गिवन है H2PDC, और जो डी ऑप्शन आपका गिवन है वो है आपका लिथियम इन लिक्विड अमोनिया। आई एम श्योर दैट यू मस्ट हैव सीन ऑल दीज 3 रिएजेंट्स, और ये आपके फेमिलियर रिएजेंट्स हैं। बट अगर आप देखेंगे तो जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है उसमें आपका चेंज क्या है? उसमें एक्चुअली आपका जो अजाइड ग्रुप है उसे कन्वर्ट कर दिया गया है अमीन ग्रुप में। नाउ यू विल सी कि यहाँ पे एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन भी प्रेजेंट है, और उस फंक्शनैलिटी में कोई भी चेंज नहीं आया है। ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन आपका एज इट इज है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया है, सिर्फ अजाइड टू अमीन ही आपका कन्वर्जन हुआ है। अब अगर आप देखेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, H2PDC और लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, तो ये तीनों रिएजेंट ऐसे रिएजेंट हैं दैट दे विल श्योरली अफेक्ट दिस फंक्शनैलिटी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस रिएक्टेंट के ऊपर इन तीनों में से कोई भी एक रिएजेंट डालें और आपको ये रिटेन रहे, इसमें चेंज आएगा ही आएगा। अब जो आपका एक लौता ऑप्शन बचता है दैट इज द सी ऑप्शन, जो आपको दिया गया है PPH3H2O, और ये इतना कॉमन रिएजेंट नहीं है, बट वही इस क्वेश्चन का एक्चुअल में आंसर है। जो आपको दिया गया है दैट इज PPH3H2O,
Actually, this reagent is basically the reagent from Schrodinger reaction. This is Schrodinger reagent, and this reagent is specifically used to convert azide group into the amine group. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है that is the PPH3H2O. ये ऐसा ग्रुप है दिस विल ओनली कन्वर्ट दिस ग्रुप इनटू अमीन, और ये इस फंक्शनैलिटी को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेगा, एंड दिस फंक्शनैलिटी विल रिमेन सेम इन द प्रोडक्ट. तो इसीलिए इसमें जो आपका आंसर है दैट इज द सी ऑप्शन, विच इज स्ट्रोडिंजर रिएक्शन. स्ट्रोडिंजर रिएक्शन. इस रिएक्शन का मैकेनिज्म आप किसी भी बुक में या फिर इंटरनेट पर स्टडी कर सकते हैं. दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट अजाइड टू अमीन एंड द रिएजेंट इज PPH3H2O. पहले PPH3 से रिएक्शन होके एक आपको इम्यूनोफॉस्फेरिन टाइप स्पीशीज बनती है, एंड देन इट इज फर्दर हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर टू गिव योर फाइनल प्रोडक्ट अमीन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज. तो इसमें आपको क्या दिया गया है, यहां के आपको दिया गया है 1,3-ब्यूटाडाइन, और इसके ऊपर आपको डाला गया है फोटोकेमिकल रिएक्शन है, HNU डाला है, और साथ में एसिटोफिनोन. एसिटोफिनोन और ब्रैकेट में लिखा है दैट इट एक्ट्स एज सेंसिटाइजर. जब भी आपको किसी भी फोटोकेमिस्ट्री में ऐसी रिएक्शन दी जाती है जिसमें आपको दिया गया है कोई भी कीटोन, सपोज बेंजोफिनोन या फिर एसिटोफिनोन, और लिख दिया गया है दैट इट विल एक्ट एज सेंसिटाइजर, तो पहली जो आपको चीज अपने ऑप्शंस में देखनी होगी वो है मिक्सचर ऑफ सिस एंड ट्रांस. जब भी आपको सेंसिटाइजर दे दिया गया है तो इसका मतलब श्योर है कि आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिस ट्रांस का मिक्सचर होगा. तो अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो पूरे चारों ऑप्शंस में सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपको सिस ट्रांस मिक्सचर ऑब्टेन हो रहा है. तो इसीलिए इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन, जिसमें आपको मिल रहा है सिस ट्रांस मिक्सचर. इसमें जो इन्होंने प्रोडक्ट बनाया है दैट इज एक्चुअली ट्रांस, जो आपको ज्यादा परसेंटेज में इसमें ऑब्टेन होता है. जो इसका सिस फॉर्म होगा दैट विल लुक लाइक दिस, ये आपका सिस फॉर्म. तो इस रिएक्शन में अगर आप 1,3-ब्यूटाडाइन के ऊपर एक फोटोकेमिकल रिएक्शन करते हैं HNU डाल के इन प्रेजेंस ऑफ सेंसिटाइजर, देन यू विल गेट सिस ट्रांस मिक्सचर. तो इसलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डी ऑप्शन. बट इस क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने के लिए आपके साथ क्या किया जा सकता है, अभी आप देखेंगे चारों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपको सिस ट्रांस का मिक्सचर गिवन हो. अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा भी ट्रिकी बनाना हो तो एक और ऑप्शन में आपको सिस ट्रांस का मिक्सचर लिखा जा सकता है. तो वो ऑप्शन कौन सा होगा, वो ऑप्शन होगा आपका सी ऑप्शन. वो क्या करेंगे, इसमें आपको यहाँ पे दिया है HNU. सपोज आपको इस रिएक्शन पे हीट दिया जाए, जैसे 180 डिग्री सेल्सियस लिख दिया या फिर 200 डिग्री सेल्सियस इसमें आपको टेम्परेचर लिख दिया, तो आपको ये बात पता होगी कि जो हमारी फॉरेन रिएक्शंस होती हैं, फॉरेन रिएक्शंस जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट फॉरेन इलेक्ट्रॉन्स का है, जैसे 2+2 रिएक्शन, ये एक फॉरेन रिएक्शन है, तो दे आर फोटोकेमिकली फेवर्ड, दे आर HNU फेवर्ड. और जो आपकी 4n+2 रिएक्शंस होती हैं, 4n+2 रिएक्शंस जैसे 4+2 विच इज डील-सेल्डर रिएक्शन, तो ये जो आपकी रिएक्शन होती है ये होती है आपकी हीट फेवर्ड. तो इसीलिए जब भी आपको यहाँ पे ये HNU दिया गया है तो आपका जो प्रोडक्ट है अगर आप ध्यान से देखेंगे दैट इज 2+2 प्रोडक्ट. यहाँ पे आपकी ये 2+2 रिएक्शन हुई है. बट अगर आपको यहाँ पे हीट दे देते तो आपका जो इसमें मेजर प्रोडक्ट बनता वो 2+2 ना होता, वो आपका फिर इसमें जो सी ऑप्शन प्रोवाइडेड है ये आपका मेजर प्रोडक्ट होता विच इज 4+2 प्रोडक्ट एंड विच विल बी फॉर्म्ड व्हेन यू विल प्रोवाइड हीट इन द रिएक्शन बिकॉज दिस इज हीट फेवर्ड. तो इस क्वेश्चन को ट्रिकी बनाया नहीं गया है, इसमें आपको डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि एक ही ऑप्शन में सिस ट्रांस मिक्सचर गिवन है और फोटोकेमिकल की प्रेजेंट में 2+2 होना चाहिए, तो उसी ऑप्शन में आपको 2+2 प्रोडक्ट भी मिल रहा है. सो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज डी, जिसमें आपको 2+2 भी दिख रहा है और साथ में सिस ट्रांस का मिक्सचर भी.
सेंसिटाइजर की प्रेजेंस में सिस ट्रांस का मिक्सचर क्यों मिलता है, दैट इज होल सेपरेट टॉपिक ऑफ डिस्कशन which I surely will be discussing when I will be taking photochemical reactions in organic chemistry. But if you have any queries, then you can ask separately in the comment section. I will definitely explain. Now the next question. The favorable transition state leading to the formation of the product in the following reaction is. तो इसमें आपको एक रिएक्शन दी गई है और आपसे पूछा गया है कि फेवरेबल ट्रांजिशन स्टेट कौन सी होगी। तो पहले हम देखते हैं कि रिएक्शन क्या गिवन है। रिएक्शन में यहाँ पे आपको एक दिया गया है इनोलेट, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिस इनोलेट इज बेसिकली ट्रांस इनोलेट, और इस पे आपको पहले डाला PHCHO बेंजल्डिहाइड एट -78 डिग्री सेल्सियस, और फिर सेकंड नंबर पे आपको डाला गया है H2O2 NaOH, और जो आपका प्रोडक्ट है दैट इज बेसिकली एल्डोल प्रोडक्ट, और इसमें जो आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो एंटी है, तो इसीलिए इसे बोलते हैं एंटी एल्डोल। अब आपसे पूछा गया है कि इसमें फेवर्ड ट्रांजिशन स्टेट कौन सी होगी। तो पहली बात तो आपको ये जाननी होगी, जो भी आपकी एल्डोल रिएक्शन होती है दैट गोज थ्रू चेयर ट्रांजिशन स्टेट। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल फैक्ट कि जो भी आपकी एल्डोल रिएक्शन है दैट विल गो थ्रू चेयर ट्रांजिशन स्टेट। तो इसीलिए अगर आप चार ऑप्शंस अपने देखेंगे तो उसमें आपको दो में न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाया गया है और दो में आपको बनाया गया है चेयर वाली ट्रांजिशन स्टेट। तो आपका बी और सी ऑप्शन तो यहीं पे कट गया जो न्यूमैन वाला है। तो इसमें जो आपका आंसर है या तो वो ए ऑप्शन होगा या वो होगा डी ऑप्शन। अब इसमें जो चेयर ट्रांजिशन स्टेट है वो कहां से बनती है, आप ये देखिए। सपोज आपके पास कोई इनोलेट है, और ये आपके पास यहाँ पे जो PHCHO डाला है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल ग्रुप। तो सपोज आपका यहाँ पे जो इनोलेट है उसके ऊपर लिथियम इनोलेट आपके पास है, तो ये आपके यहाँ पे 6 एटम्स हैं जो आपका चेयर ट्रांजिशन स्टेट में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो 6 मेंबर्ड रिंग आपकी बनी है ये आपको ट्रांजिशन स्टेट में चेयर फॉर्म में दिखती है, और चेयर फॉर्म का हमें कैसे पता चला है, वो थ्रू एक्सपेरिमेंट्स पता चला है। तो अब हमें देखना होगा कि ए और डी में हमारा ऑप्शन करेक्ट कौन सा है, कौन सी चेयर ट्रांजिशन स्टेट इसमें ज्यादा फेवरेबल है। तो अगर आप देखेंगे जो आपको इनोलेट गिवन है वो ट्रांस इनोलेट था, ट्रांस इनोलेट है। ट्रांस इनोलेट कैसे बना है, एक्चुअली वो डिपेंड करता है जब आपने इस इनोलेट को बनाया है तो आपने यहाँ पे क्या यूज किया है। जो यहाँ पे ग्रुप आपका यूज किया गया है दैट इज साइक्लोहेक्साइल ग्रुप। मतलब एक्चुअली में क्या यूज किया होगा, इनिशियली आपका एक ये कार्बोनिल कंपाउंड लिया होगा और उसके ऊपर डाला होगा बेस, और साथ में बोरोन के साथ ये साइक्लोहेक्साइल लगाया होगा और एक गुड लीविंग ग्रुप लगा होगा। तो ये लीविंग ग्रुप ने लीव कर दिया और ये यहाँ पे अटैच हो गया। तो जब भी आपका बोरोन साइक्लोहेक्साइल के साथ लगा होता है तो आपका जो इनोलेट बनता है वो आपका बनता है ट्रांस इनोलेट। अगर हम इस बोरोन के साथ ग्रुप को चेंज कर देंगे देन वी कैन चेंज द नेचर ऑफ द इनोलेट। सपोज यहाँ पे कुछ और ग्रुप होता है सो वी कुड ऑल्सो गेट सिस इनोलेट। अब होता क्या है, अगर आपका ट्रांस इनोलेट बनता है तो आपका जो एल्डोल प्रोडक्ट होता है वो होता है एंटी, और अगर सपोज आपका यहाँ पे सिस इनोलेट होता है तो आपका जो एल्डोल प्रोडक्ट बनता है वो आपका बनता सिन। बट मेन बात यहाँ पे ध्यान रखने की क्या है कि जो आपका इनोलेट है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री आपकी लॉक्ड है, मतलब आप उसे चेंज नहीं कर सकते। आप यहाँ पे चेंज क्या कर सकते हैं, जो आपने ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल ग्रुप डाला है इसकी अप्रोच पे डिपेंड करेगा कि आपकी ट्रांजिशन स्टेट जो बन रही है वो कैसी बन रही है। इसकी तो फिक्स्ड ही है, इसकी तो आप चेंज नहीं कर सकते, जो भी आपका सब्स्टिट्यूएंट जिस भी जगह पे है वो वहीं पे रहेगा। बट जो आपका ये PHCHO है ये डिपेंड करेगा कि ये जब चेयर बनेगी तो ये अपनी पोजीशन कहां पे रखेगा। तो अगर आप ए ऑप्शन देखेंगे तो ए ऑप्शन में क्या बनाया गया है, ऐसे।
हम सिर्फ इसी पार्ट को देखते हैं जिसमें आपका ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल ग्रुप बनाया गया है, तो ये वो आपका पार्ट है। तो अगर आप देखेंगे ये टाइप ऑफ इस चेयर को रिसेंबल कर रहा है, ये जो आपका ए ऑप्शन है। तो इसमें जो आपको पीएच की पोजीशन दी गई है दैट इज स्यूडो एक्सियल पोजीशन। ये हमारी एक्सियल पोजीशन होती है नॉर्मल चेयर में, और ये हमारी होती है इक्वेटोरियल पोजीशन। यहाँ पे हम स्यूडो वर्ड का क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज ट्रांजिशन स्टेट में एग्जैक्ट चेयर नहीं बनी है, वो चेयर को रिसेंबल कर रही है, तो इसीलिए यहाँ पे हम यूज करते हैं स्यूडो वर्ड का। तो जो आपका पीएच है दैट इज प्रेजेंटेड स्यूडो एक्सियल पोजीशन, और जो आपका ये हाइड्रोजन एटम है दैट इज प्रेजेंटेड स्यूडो इक्वेटोरियल पोजीशन, और ये आपका पीएच स्यूडो एक्सियल पोजीशन पे है। और अगर आप डी ऑप्शन को देखेंगे तो डी ऑप्शन में आपका ऐसे बनाया गया है, इसमें जो आपका पीएच ग्रुप प्रेजेंट है, ये वाला जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल ग्रुप आया है, इसमें आपका पीएच प्रेजेंट है स्यूडो इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और जो आपका हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है दैट इज प्रेजेंटेड स्यूडो एक्सियल पोजीशन। तो इसीलिए जो आपकी चेयर की जो चेयर ट्रांजिशन स्टेट आपकी फेवरेबल होगी वो आपकी ये वाली होगी। क्यों? क्योंकि जब ये वाली होगी, क्योंकि जब भी आपका पीएच एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट होगा तो आपको यहाँ पे ऐसे इंटरेक्शंस मिलेंगे विच आर नॉट फेवरेबल, 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन जिसे हम बोलते हैं। तो इसीलिए आपको स्यूडो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपका पीएच ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, सो दैट दिस ट्रांजिशन स्टेट फेसेस लेस इंटरेक्शंस जो हमारी ट्रांजिशन स्टेट को डिस्टेबलाइज करेंगे। तो इसलिए इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन होगा, जिसमें पीएच ग्रुप आपका स्यूडो इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहा है। अब यहाँ पे तो इन्होंने जो ये कार्बोनिल ग्रुप दिया है ये एल्डिहाइड दिया है, ये कीटोन भी दिया जा सकता था। कीटोन देते तो हमारे पास बेसिकली दोनों तरफ आर ग्रुप होता, एक तरफ आर ग्रुप एक तरफ आर डैश ग्रुप। तो इसमें हमें देखना होगा कि कौन सा पोजीशन हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन पे ज्यादा स्टेबल होगा। तो जो भी हमारा आर या आर डैश में से इक्वेटोरियल पोजीशन पे ज्यादा स्टेबल होगा उसे हम यहाँ पे स्यूडो इक्वेटोरियल पोजीशन देंगे। और साथ में जो ये हमारा ये वाला ग्रुप है इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री लॉक्ड है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, बट हमारा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल ग्रुप ही हमारी चेयर की ट्रांजिशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है उसे डिसाइड करेगा। तो आपको मेन चीज ध्यान में ये रखनी है कि उसमें जो भी आपका बल्की ग्रुप है वो आपका जनरली इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो इस रिएक्शन में आपको क्या दिया गया है, इस रिएक्शन में आपको फ्यूरान दिया गया है, और फ्यूरान के ऊपर हमें क्या दिया गया है, CH3CO और BF3 ET2O 0 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप देखेंगे दिस रिएजेंट इज बेसिकली यूज्ड टू डू फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन। तो यहाँ पे आपको फ्यूरान के ऊपर, जैसे हम बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, सिमिलरली फ्यूरान के ऊपर भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। और ये रिएजेंट इस कौन सा इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइड करेगा, दिस विल प्रोवाइड दिस एसाइल एसिलियम केटाइन। ये आपका इसमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा एंड देन यू विल गेट दिस इलेक्ट्रोफाइल एट विच सेंटर ऑफ फ्यूरान। ये अब क्वेश्चन की बात है। तो जब भी आप फ्यूरान के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे 1 2 3 4 5, देन यू विल फाइंड जो इसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन होती है वो होती है आपकी 2 पोजीशन और आपकी 5th पोजीशन। तो इसमें जो भी इलेक्ट्रोफाइल आपका पहले आके अटैच्ड होगा वो आपका 2 पोजीशन पे होगा या फिर 5th पोजीशन पे होगा। अब इसमें आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है दिस इज दिस। तो इनिशियली when reaction will take place then you will get this as your product कि आपका सेकंड पोजीशन पे ये आपका ग्रुप आके लग गया है। अब जनरली होता क्या है, बुक्स में आप देखते हैं कि 5th पोजीशन पे भी वही ग्रुप लगा होता है। तो एक्चुअली में वो रिएक्शंस कैसी होती हैं, सपोज आप फ्यूरान के ऊपर करते हैं फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में सपोज आपने पिथाइल ग्रुप लगाया,
तो आपका पहला मिथाइल ग्रुप लगेगा यहाँ पे। अगर आप इसमें फर्दर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करेंगे तो हमने क्या देखा था कि जो हमारी सेकंड पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन थी वो रिच थी। तो जो आपका मिथाइल ग्रुप है वो बेसिकली फ्यूरान सिस्टम को डिस्टेबलाइज नहीं करता है, ये तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं, देगा ही, प्लस आई इफेक्ट से ये फ्यूरान को और इलेक्ट्रॉन रिच ही बनाएगा। तो इसीलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई भी चेंज नहीं आता है, और अगर आप इस पे फर्दर एल्काइलेशन करेंगे तो वो आपका फिफ्थ पोजीशन पे हो जाएगा। बट दिस इज नॉट द सेम केस इन दिस मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल में जब आपने एसाइलेशन किया सेकंड पोजीशन पे, तो अब यहाँ पे आपने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया है, और जब भी आप यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो अब जो आपकी फिफ्थ पोजीशन है वो उतनी इलेक्ट्रॉन रिच नहीं रही जितनी वो पहले थी। तो इसीलिए फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कभी भी फ्यूरान में सेकंड और फिफ्थ पोजीशन पे एक साथ नहीं होगा। अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो पहला ऑप्शन तो है ही गलत उसमें, तो क्योंकि जो पहला ही सब्स्टिट्यूएंट ये हमारा एसाइल सब्स्टिट्यूएंट लगाया गया है, ये थर्ड पोजीशन पे लगाया है, तो वो तो गलत हो गया। सेकंड अगर आप देखेंगे तो उसमें सेकंड पोजीशन पे लगाया है, विच इज द करेक्ट आंसर। अगर आप सी में देखेंगे तो उसमें वही 2 और 5 पे लगाया है। जो हमारा 2 और 5 पे लगाने वाला जो ये प्रोडक्ट गिवन है, दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल रॉन्ग आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि जनरली हम बुक में इस प्रोडक्ट को देख लेते हैं और हमारे दिमाग में रहता है कि फ्यूरान के ऊपर जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे तो सेकंड और फिफ्थ पोजीशन पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा। बट वो इस केस में नहीं होगा जब हमारा इलेक्ट्रोफाइल जो है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और डी ऑप्शन अगर आप देखेंगे वो तो है ही गलत, जिसमें थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे आपका सब्स्टिट्यूशन किया गया है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी द बी ऑप्शन, जिसमें आपका फ्यूरान के ऊपर सेकंड पोजीशन पे आपको ये एसाइल ग्रुप लगाया गया है। दिस इज योर करेक्ट आंसर। Now the next question is the major product obtained in the following reaction is। तो आपको रिएक्शन क्या दी गई है, ये रिएक्शन आपको दी गई है और फर्स्ट स्टेप में इसमें आपके डाला है लिथियम अमाइड which is 2 equivalents in presence of liquid ammonia। फिर आपको इसमें दिया है C2H5Br which is only 1 equivalent, और फिर आपको इसमें नॉर्मल एसिडिक हाइड्रोलिसिस दिया है। तो जो आपका रिएक्टेंट है उसमें आपका डाला गया है लिथियम अमाइड 2 इक्विवेलेंट्स। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि लिथियम अमाइड का वर्क क्या है। तो बेसिकली फॉर दिस रिएक्शन इट विल एक्ट एज अ बेस, और वैसे भी ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसमें वैसे जो आपको प्रोटॉन्स देखेंगे, अगर आप जो 2 एसिडिक प्रोटॉन्स इसमें हैं वो है हमारा एक तो OH वाला प्रोटॉन बिकॉज दिस इज पोलर बॉन्ड, और ये है हमारा एसिटिलिनिक प्रोटॉन, ये भी समवॉट एसिडिक होता है। ये इतनी आसानी से प्रोटॉन लूज नहीं करता, बट यहाँ पे आपने एक स्ट्रॉन्ग बेस का यूज किया है तो ये भी यहाँ पे प्रोटॉन लूज करेगा। तो 2 इक्विवेलेंट डाले गए हैं और हमारे पास 2 ही एसिडिक प्रोटॉन है। तो आपका जो इसमें फर्स्ट स्टेप के बाद आपको मिलेगा दैट विल लुक लाइक दिस। अब इसमें एक बात आपको क्या देखनी होगी कि ऑब्वियसली जो ये OH वाला प्रोटॉन है ये ज्यादा एसिडिक है, तो जब इसने रिएक्शन की होगी तो पहले ये वाला प्रोटॉन निकला होगा और फिर बाद में आपका ये वाला प्रोटॉन निकला होगा विच इज लेस एसिडिक। तो पहले आपका ये बना है और फिर आपका ये वाला एनायन बना है। अब इसमें सेकंड नंबर पे इसमें इन्होंने क्या डाला है, अब इसमें इन्होंने डाला है C2H5Br। तो अगर आप देखें आपके पास यहाँ 2 न्यूक्लियोफाइल्स प्रेजेंट हैं और आपके पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर डाला जा रहा है। तो इधर दिस शुड अटैक ऑन दिस एंड Br विल लीव, या फिर ये इसके ऊपर अटैक करेगा और Br वही लीव कर जाएगा। तो अब इसमें हमें ये डिसाइड करना होगा कि इसमें अटैक कौन सा करेगा। यहाँ पे हमारे पास 2 न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट हैं, तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो ये होता है जनरली जो आपका बाद में बना है वो आपका पहले अटैक करेगा, जो आपका बाद में बना है वो आपका पहले अटैक करेगा। क्यों? सपोज आपके पास 2 एसिड हैं, एक एसिड है आपके पास HX और एक एसिड है आपके पास HY। दिस HX आफ्टर लूजिंग प्रोटॉन विल गिव H प्लस प्लस X माइनस, और ये आपको देगा H प्लस प्लस Y माइनस। ये HX सपोज आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये आपका है वीक एसिड। तो बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड होने का मतलब एक्चुअली में होता क्या है, इसे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों कहा और इसे हमने वीक एसिड क्यों कहा। जब हमारा ये HX ने प्रोटॉन लूज किया
देन वी आर गेटिंग दिस X माइनस, जिसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। ये है हमारा कॉन्जुगेट बेस। अब जितना ज्यादा ये नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर स्टेबलाइज करेगा उतना ही ज्यादा हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये अपनी नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा तो ये क्या करेगा, वापस से इस प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेगा। एसिड का काम क्या है? एसिड का काम तो यही है ना, प्रोटॉन देना। और अगर इसके कॉन्जुगेट बेस ने ही प्रोटॉन वापस से ले लिया तो फिर ये कहां का स्ट्रॉन्ग एसिड रहा? ये तो वीक एसिड रहा, जो कि डिसोसिएट नहीं होना चाह रहा है, जो कि H+ नहीं देना चाह रहा है। इसीलिए जो ये रिएक्शंस होती हैं कभी भी सिंगल हेडेड एरो में नहीं बनाई जाती, ये हमेशा इक्विलिब्रियम की रिएक्शन होती है, जो एसिड बेस हमारी रिएक्शन होती है। तो ये जो HX है ये H+ और X- देगा, तो इसका स्ट्रॉन्ग और वीक होना इसी बात पे डिपेंडेंट है कि ये X- अपने नेगेटिव चार्ज को कितना स्टेबलाइज करेगा, ये Y- अपने नेगेटिव चार्ज को कितना स्टेबलाइज करेगा और H+ पे अटैक करने को रेजिस्ट करेगा। अगर ये H+ पे अटैक कर दिया तो ये फिर अच्छा एसिड नहीं है। तो अब मैंने बोला स्ट्रॉन्ग एसिड और इसे बोला वीक एसिड, तो वो इसी बेसिस पे बोला है कि ये वीक एसिड क्यों है, बिकॉज ये Y- बनना ही नहीं चाहता, ये बार बार H+ पे अटैक करके HY बनाना चाहता है, तो दिस इज अ वीक एसिड। तो यहां पे हमारा OH एक कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कंपेयर टू दिस एसिटिलिनिक प्रोटॉन। तो ये हमारा पहले गया और ये हमारा बाद में गया। अब हमारे पास जब यहाँ पे दो एनायन प्रेजेंट हैं, तो अगर ये अच्छा एसिड है तो इसका जो ये कॉन्जुगेट बेस है ये हमारा वीक है, कॉन्जुगेट बेस, और ये जो इसका यहाँ पे कार्बन आयन बना है ये है हमारा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। ये हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं कि ये वीकर कॉन्जुगेट बेस है और ये हमारा स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस है, क्योंकि ये हमारा वीक एसिड है और ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये जो मैं यहाँ पे वीक और स्ट्रॉन्ग टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं, दे आर ओनली कंपैरेटिव टर्म्स। अब जब हमारा ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है तो पहले ये अटैक करेगा, इसीलिए जनरली हम ये बोल देते हैं कि सपोज हमारे पास दो एसिड हैं और हमने दोनों को डीप्रोटोनेट किया और अब हमने यहाँ पे सपोज न्यूक्लियोफाइल या H+ डाला, तो पहले कौन अटैक करेगा? जो बाद में लूज किया था अपना प्रोटॉन, क्योंकि जो बाद में लूज किया था वो हमारा वीकर है, और अगर वो वीकर एसिड है तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो इसीलिए ये आपका सेकंड स्टेप, जब आप इसमें C2H5Br1 इक्विवेलेंट डालेंगे तो ये C- आपका इसके ऊपर अटैक करेगा एंड यू विल गेट दिस। और अब आपने थर्ड नंबर पे इसमें एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया है, बेसिकली आपने H+ ही प्रोवाइड कर दिया है, तो नाउ जो आपका ये O- है ये बेस की तरह काम करेगा और ये इस प्रोटॉन के साथ अटैच हो जाएगा। तो आपका जो फाइनल आंसर है इज दिस C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2OH, विच इज ऑप्शन नंबर A। तो इसमें आपको 3 स्टेप्स दिए गए हैं, पहले दोनों को डीप्रोटोनेट किया और फिर बेसिकली दोनों के ऊपर ये देखा गया है कि पहले अटैक कौन सा करेगा। इसमें जो आप, अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो इसमें जो आप गलत आंसर लगा सकते हैं वो B लगा सकते हैं, जिसमें O- ने C2H5 के ऊपर अटैक किया है और फिर उसके बाद आपने C- पे H+ ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया है, विच इज नॉट द करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है A है। और C और D ऑप्शन आप अगर देखेंगे वो तो बिल्कुल ही गलत है, उसमें तो नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर ही इनकॉर्पोरेट कर दिया है, जो कि नहीं होगा। यहाँ पे जो लिथियम अमाइड का काम है दैट इज ओनली टू एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन फ्रॉम द गिवन रिएक्टेंट। Now the next question is the major product formed in the following reaction is। तो आपको क्या रिएक्शन दी गई है? पहले आपको दिया गया है मिथाइल आयोडाइड और फिर आपको दिया गया है NaHSCO3 MeOH वॉर। तो बेसिकली यहाँ पे आपको बेसिक कंडीशंस प्रोवाइड की गई हैं। अगर आप देखेंगे रिएक्टेंट को और अपने यहाँ पे इस वाले रिएक्टेंट को, तो आपको यहाँ पे एक टर्शियरी अमीन गिवन है और उसके ऊपर डाला गया है मिथाइल आयोडाइड। तो इसे देख के हमें एक ही सबसे जो बेस्ट रिएक्शन याद आती है, दैट इज होफमैन एग्जॉस्टिव मिथिलेशन एंड एलिमिनेशन, क्योंकि उसका रिएजेंट हमारे पास यही होता है। पहले उसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो अमीन है उसे एग्जॉस्टिवली मिथिलेट करते हैं और फिर उसके बाद हम बेसिक कंडीशंस प्रोवाइड करके हीट करते हैं। एक्चुअली जो हमारा होफमैन एग्जॉस्टिव मिथिलेशन और एलिमिनेशन रिएक्शन है दैट इज पाइरोलिटिक एलिमिनेशन। तो उसमें बाद में हम क्या यूज करते हैं, जनरली आप देखेंगे
Ag2O इन प्रेजेंस ऑफ वाटर यूज करते हैं और हीट यूज करते हैं। तो इसका काम भी बेसिकली आपको बेसिक कंडीशन प्रोवाइड ही कराना होता है, बिकॉज दिस फॉर्म AgOH। तो ये जो आपका OH माइनस बना है, ये आपका प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके एलिमिनेशन कराता है और हीट देते हैं, क्योंकि ये पायरोलिटिक एलिमिनेशन है। और इसमें हीट देने का मेन मकसद क्या है, बिकॉज जो आप ये यहाँ पे लीविंग ग्रुप अपना जनरेट करते हैं, दैट इज नॉट अ गुड लीविंग ग्रुप। तो इसलिए आपको यहाँ पे हीटिंग कंडीशंस प्रोवाइड करनी होती है ताकि आपका ये ग्रुप लीव कर सके। तो अब देखते हैं कि इस रिएक्शन में होता क्या है। जब आप इस रिएक्टेंट को पहले एग्जॉस्टिवली मिथिलेट करेंगे बाय मिथाइल आयोडाइड, देन यू विल गेट दिस। और यहाँ पे आपका होगा I-। अब जो ये आपकी स्पीशीज बनी है, जो यहाँ पे क्वार्टरनरी अमोनियम स्पीशीज बनी है, ये इतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। तो इसमें अब आप जब ये डालेंगे तो यू विल बी प्रोवाइडिंग बेसिक कंडीशंस OH माइनस। दिस OH माइनस विल एब्स्ट्रैक्ट द बीटा प्रोटॉन। दिस इज द अल्फा पोजीशन एंड दिस इज द बीटा पोजीशन। एक चीज इसमें जो हमें ध्यान रखनी है, जो हमारी होफमैन एग्जॉस्टिव मिथिलेशन और एलिमिनेशन रिएक्शन है, इसमें हमारा होता है एंटी एलिमिनेशन। एक तो ये हमारी पायरोलिटिक है और एक इसमें होता है हमारा एंटी एलिमिनेशन। एंटी एलिमिनेशन का मतलब क्या है, जो हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्रेजेंट है, और जो हमारा लीविंग ग्रुप है, दे मस्ट बी एंटी टू ईच अदर। जब वो एंटी होंगे तभी हमारा एलिमिनेशन आगे बढ़ेगा। बट इस कंडीशन की यहाँ पे ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है, तो ये फ्रीली रोटेट कर सकता है। तो ऑब्वियसली ये उस अपनी ओरिएंटेशन में रिएक्ट करेगा जब ये हाइड्रोजन इसके एंटी होगा, उस समय हमारा एलिमिनेशन होगा। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिजिड सिस्टम होते हैं, तो उसमें हमें ये बात ध्यान रखनी होती है कि इसमें हमारा एंटी एलिमिनेशन ही होना है। तो अब इसमें होगा क्या, दिस OH माइनस will abstract this proton, this beta proton। यहाँ पे एक ही बीटा प्रोटॉन है, यही हमारा एब्स्ट्रैक्ट होगा और फिर ये आपका यहाँ पे जाएगा और ये आपका लीव कर देगा। So this OH minus will abstract this proton and this group will leave and you will get this। तो this is your फाइनल प्रोडक्ट। और अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो ऐसा आपको ये C ऑप्शन में गिवन है, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट विच यू ऑब्टेन आफ्टर एग्जॉस्टिव मिथिलेशन एंड देन पायरोलिटिक एलिमिनेशन। और सब ऑप्शंस आप देखेंगे सो दे आर रॉन्ग, कोई भी उनका सेंस नहीं बनता है। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट नेम रिएक्शन है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। And if you observe that I have coined some term in my video, then you can ask it in the comment section if I have not made it clear. Thank you.